नमस्कार साथियों, आज हम अपनी पर्यावरण सीरीज में लाए हैं पिछले सालों के बचे हुए क्वेश्चंस। और एक वीडियो इसकी पहले मैं बना चुकी हूं और अब इस वीडियो में जितने भी अब तक टेट की परीक्षाएं हुई हैं उसके पर्यावरण के सारे ही क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। और इस वीडियो में केवल प्रैक्टिस ही नहीं होती है बल्कि इनकी पूरी व्याख्या मैं करूंगी और साथ साथ में साइड में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा के लिए मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? हमारे ऑप्शन है तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या फिर आयनन मंडल। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडल की परतें कौन सी होती हैं। तो देखिए, जो हमारी ये क्षोभमंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है, उसके बाद समताप मंडल होती है, उसके बाद मध्यमंडल और उसके बाद आयनन मंडल और सबसे पांचवी जो परत होती है वो होती है वहीमंडल। तो 5 परतें वायुमंडल की हमारी होती हैं। तो उनमें जो सबसे ठंडी परत है वो हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। थोड़ा इन परतों के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहली हमारी क्षोभमंडल होती है वो सबसे निचली परत होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब उस क्षोभमंडल के अंतर्गत होती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान हमारा घटता जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 से 18 किलोमीटर तक होती है। और इसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। क्षोभमंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस हिस्से में ओजोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि ओजोन कौन सी वाली परत में है, तो वो हमारी समताप मंडल में होती है। और जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को सोखती है। और हवाई जहाज भी उसी परत में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं उसमें नहीं होती हैं। उसके बाद हमारी आती है, जो इस ऑप्शन का हमारा आंसर भी था, मध्यमंडल। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है और सबसे ठंडी परत ये होती है। और यहाँ पर तापमान आप अनुमान लगा सकते हैं नहीं कि माइनस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर सकता है। जितने उल्कापिंड होते हैं अंतरिक्ष से आने वाले वो इसी परत में प्रवेश करके ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है आयनन मंडल। आयनन मंडल में 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है। ये संचार कहलाता है हमारा, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है जिससे पृथ्वी पर रेडियो और टीवी संचार संभव होता है। और इसमें तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारा होता है वो वहीमंडल होता है। वहाँ हवा बहुत पतली हो जाती है और वहाँ पे बहुत हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है वही पाई जाती हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। तो ये मैंने वायुमंडल की परतों के बारे में आपको शॉर्ट में बता दिया है, तो याद रखेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन था कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, वो है हमारा मध्यमंडल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? हमारे ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर मीथेन। तो देखिए, बार बार मेरी पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में विस्तार से वहाँ पढ़ाया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। बाकी कोई भी गैस इनमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मुख्य 6 गैसें मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो भारत में हमारे आंसर है 1973, 1982, 1992 या 1996। तो हमारा आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई ऑप्शन नंबर 1 1973 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिमी बंगाल। तो देखिए, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तमिलनाडु। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है
तमिलनाडु में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? हमारे ऑप्शन है 940 प्रति 1000, 916 प्रति 1000, 920 प्रति 1000 या फिर 982 प्रति 1000। तो देखिए जनगणना अब फिर से होने वाली है, इसलिए जनगणना थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी परीक्षा के लिए। तो अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं वो जनगणना 2011 के हैं, तो अब भी क्वेश्चन बनता है तो वो जनगणना 2011 के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जनगणना को आप एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं, तो जो बात हो रही है लिंगानुपात की, वो जनगणना 2011 के अनुसार हमारा है 940। और लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो भारत में महिलाओं की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है वो 940 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केंचुआ। तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? हमारे ऑप्शन हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आयोडीन। समुद्री शैवाल एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है आयोडीन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैक यानी कि लाइकेन है। हमारे ऑप्शन है परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या फिर सहजीवी। हमारा आंसर है जो लाइकेन है वो होते हैं हमारे सहजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। लाइकेन सहजीवी है, ये एक कवक और एक शैवाल है। शैवाल सूर्य के प्रकाश और CO2 से लाइकेन कवक के भोजन में परिवर्तित करता है और बदले में लाइकेन क्या करता है, कवक शैवाल को सूखने से बचाता है। तो सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण कौन है? लाइकेन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों और उद्योगों में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वाहनों और उद्योगों में। CNG का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों में भी और उद्योगों में भी। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर इससे अगले साल 1973 में था। तो दोनों एक साथ मिला के याद कर लेंगे, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरलाइजेशन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किण्वन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूलों की घाटी स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सत्य नहीं है वाला क्वेश्चन ये है। हमारे ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मेमान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है। तो हमारा आंसर है यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है। ये बात सही नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। हमारे ऑप्शन हैं अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2
चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। चार्ल्स डार्विन द्वारा वैज्ञानिक कार्य है ये, जिसे विकासवादी जीव विज्ञान की नींव माना गया था। इसने बहुत सारी प्रचलित समाज की उस समय की मान्यताओं को एक सिरे से खारिज कर दिया था और विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। जिन्हें थोड़ा सा भी कुछ रुचि हो अध्ययन में, वो चार्ल्स डार्विन को जरूर पढ़ें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे ऑप्शन हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता यानी कि राज्यसभा के सभापति पदेन रूप से उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा, पदेन। पदेन का मतलब क्या है कि इनका उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति होने की वजह से ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। हमारे ऑप्शन हैं 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 24 जनवरी 1950 को। और मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से इसके बारे में बता चुकी हूँ और ये भी मैंने बताया था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। विस्तार में जानने के लिए पिछली वीडियो ज़रूर सुनें, क्योंकि राष्ट्रीय गीत बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? हमारे ऑप्शन हैं लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में या फिर पंचायती राज संस्थाओं में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। और ये ऑप्शन इस समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2030 के द्वारा हमारे लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं में भी की गई है, लेकिन वो अभी लागू नहीं है। वो अभी हाल फिलहाल में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, क्योंकि अभी 2026 में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था सरकार की तरफ से, जिसमें आरक्षण को 2029 के चुनावों से ही लागू करने की व्यवस्था के लिए विधेयक पेश किया गया था, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल पाया और वो अस्वीकृत हो गया। तो ये मुद्दा लगातार विवादों में बना हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में पारित हो चुका है। उसके अनुसार जब परिसीमन होगा, उसके अनुसार क्या था कि 2027 के बाद जब जनगणना पूरी हो जाएगी ये वाली, तो उसके बाद परिसीमन होना था सीटों का और उसके बाद आरक्षण दिया जाना था, जो आगामी 15 वर्षों के लिए वैध रहेगा। तो सरकार ने अभी हाल फिलहाल में दोबारा से विधेयक लेके वो आए 2026 में 131वां संशोधन विधेयक, जिसमें उन्होंने कहा कि इसी जनसंख्या के 2011 से ही हम लागू कर दे रहे हैं, जिसका कि उन्हें बहुमत नहीं मिला और अब ये संभावना नहीं है कि 2029 से भी महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू होगा। लेकिन जो व्यवस्था पहले से ही इस समय आरक्षण की है, वो पंचायती राज संस्थाओं में मौजूद है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित पंचायती राज संस्थाओं में हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 35 वर्ष, 50 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 30 वर्ष। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होना अनिवार्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग
कब और कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं बिहार 1958, जम्मू और कश्मीर 1956, केरल 1959 या फिर मध्य प्रदेश 1957। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल 1959। तो जो दिए गए क्वेश्चंस में हमारा आंसर है वो है केरल 1959। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 क्या चीज़ है? इसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा का विवरण है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने मुद्दों की तारीख के 2 मंथ के भीतर साधारण बहुमत में इसे अनुमोदित करना पड़ता है और ये 6 महीने तक जारी रखता है और हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति इसके लिए लेनी पड़ती है और मैक्सिमम 3 साल तक ये बढ़ाया जा सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सबसे पहली बार भारत में इसका प्रयोग हुआ था वो 1951 में पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था। लेकिन क्योंकि इन ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन ही नहीं था, तो इन ऑप्शन में जो हमारा आंसर बैठा था वो केरल 1959 में बैठा था। जबकि जो सबसे पहली बार भारत में प्रयोग इस अनुच्छेद 356 का हुआ था वो 1951 में और पंजाब में हुआ था। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है और उसको क्या है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये है। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया था, उन्हीं में से एक 356 है। सबसे पहला 352 है, जिसमें क्या होता है, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा। 3 बार भारत में आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, दूसरी बार 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और तीसरी बार 1975 में जो आंतरिक गड़बड़ियों के कारण इंदिरा गांधी की सरकार के समय में लगा था और उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। और उसके बाद संविधान में संशोधन भी हुआ था जिसमें आंतरिक गड़बड़ी वाला जो प्रोविज़न था वो हटा दिया गया था और उसकी जगह 3 कारण उसके बचे थे, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। तो उसमें 352 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा आपातकाल का जो वर्णन होता है वो 360 आर्टिकल में होता है। तो तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे, ये 352, 356 और 360। 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है जो अभी तक भारत में प्रयोग नहीं हुआ है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है मनोरंजन कर, मुचुंगी कर, गृह कर या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। जितने भी कर हैं ये सब हमारे नगर निगम द्वारा लगाए जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो देखिए, समता के अधिकार का उल्लेख हमारे ऑप्शन हैं अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18 या फिर अनुच्छेद 25 से 28। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 14 से 18 तक। तो देखिए, जो समता का अधिकार है ये हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 3 में है हमारे मूल अधिकार, जहाँ पर मूल अधिकार हैं जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उनमें से ही एक समता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। तो संविधान का भाग 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और ये मूल अधिकार हमारे संविधान में USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? हमारे ऑप्शन हैं भारत, अमेरिका, चीन या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में संविधान लचीला लागू है। हमारा जो भारत का संविधान है वो लचीला और जिसे कहेंगे सख्त, वो दोनों रूप का है। कुछ लचीला मतलब होता है कि उसमें संशोधन करना बहुत आसान काम होता है और क्योंकि हमारे भारत में क्या है, दोनों तरह का संविधान है।
कुछ आर्टिकल हैं जिनमें आराम से संशोधन हो जाता है, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनके लिए हमें राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ती है और स्पेशल बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारा दोनों तरह का है। तो लचीला की जब बात होती है तो संविधान इसमें है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे ऑप्शन है अग्न्याशय, अधिभृग ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर यकृत। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यकृत यानी कि लीवर। लीवर हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हम आंसर देंगे थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर का होती है ग्रंथि। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम या 3 पाउंड के आसपास होता है, और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, और ये पेट के ऊपर दाहिने हिस्से में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पुनर्जीवित हो सकती है, यानी कि चोट लगने पर, प्रत्यारोपण होने पर ये यकृत की कोशिकाएं फिर से अपने आप बनने लगती हैं। इनका मुख्य कार्य वसा को पचाना, रक्त को छानना होता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। हमारे ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या फिर इथाइलिन। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इथाइलिन फलों को पकाने में सहायता करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। हमारे ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रोडियम, राइजोबियम या फिर वीब्रियो। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्लोस्ट्रीडियम। क्या आंसर है हमारा? क्लोस्ट्रीडियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या फिर जेड डीएनए। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी डीएनए। हमारा डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है बी डीएनए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। हमारे ऑप्शन है इसमें प्रजनन नहीं हो सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं होती, या फिर इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और यही वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। हमारे ऑप्शन हैं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल या फिर विटामिन। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एमिनो अम्ल। क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एमिनो अम्ल। प्रोटीन जो है 20 एसिडो एसिड के सेट से बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन अणुओं में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? हमारे ऑप्शन है सेलुलोज कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, लवक या फिर तारकाएं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तारकाएं। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो देखिए पिछले कुछ सालों से 3-4 वर्षों के क्वेश्चंस में ये हुआ है कि पर्यावरण के ऑप्शन में सामाजिक स्तर के यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पुटअप हो गए हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों एक बात और याद दिलाती चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, देखिए कि 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन थी। हमारे ऑप्शन है बम्बई से पुणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बम्बई से ठाणे के बीच या कलकत्ता से दमदम के बीच। तो ये हमारा आंसर है बम्बई से ठाणे के बीच पहली यात्रा ट्रेन चली थी। तो ये सामाजिक विषय का क्वेश्चन भी पर्यावरण में ऐड हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। हमारे ऑप्शन है हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या फिर नासिक में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोनपुर में। बिहार के सारण जिले में सोनपुर जगह में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर पशु मेला शुरू होता है
और ये लगभग 1 महीने तक चलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, हमारे ऑप्शन है 1951 में, 1971 में, 1961 में या फिर 1981 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस, क्रेन, गौरैया, मोर या फिर तोता। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सारस, क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर ओडिशा में। तो हमारा जो भिलाई इस्पात केंद्र है ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी और ये स्टील अथॉरिटी इंडिया यानी कि सेल की प्रमुख इकाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और साथ साथ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं खनन वाले और ये इनसे पर्यावरण को कितनी हानि है, साथ साथ में ये भी थोड़ा सा विचार करते चलें कि पर्यावरण क्यों इम्पोर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में इसका क्यों रखा गया है। ये केवल एक विषय नहीं है जिसे हमें पढ़ना है केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए। ये हमारे जीने का तरीका है कि पर्यावरण के बारे में हमें मूलभूत चीज़ें कम से कम पता हों, जिससे हम आगे अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बता सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज या फिर मूल संकल्पना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक सिद्धांत। तो परिकल्पना को जब बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, हमारे ऑप्शन है विचार गोष्ठी और श्रुतलेख, श्रुतलेख और दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी और कार्य योजना, व्याख्यान और श्रुतलेख। तो देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधि हमारी इनमें से होती है वो ऑप्शन नंबर 3 विचार गोष्ठी और कार्य योजना। विचार गोष्ठी मतलब जिसमें हम बच्चों के साथ अगर बैठे हैं तो उनको भी विचार में अपने शामिल करें। केवल व्याख्यान विधि कभी भी उपरोक्त शिक्षण विधि नहीं हो सकती, लेकिन यह बड़ी भारी विडंबना है कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा यूज होती है अनुशासन के नाम पर वो व्याख्यान विधि ही होती है और श्रुतलेख होती है कि हम बोल रहे हैं और बच्चा लिख रहा है या फिर हम बोल रहे हैं और बच्चा केवल सुन रहा है। तो ये जो हमारे पतन का कारण भी है वो यही शिक्षण विधि है। हमारी शिक्षण विधि जो उपरोक्त होती है विचार गोष्ठी और कार्य योजना होती है, इसमें हमें कार्य योजना बनानी होती है और बच्चों को इन्वॉल्व करना होता है। अगर ये विधि सारे शिक्षक यूज कर लें तो हमारे भारत देश का भविष्य कुछ और ही हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन। तो हमसे पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हीलियम। बाकी की जो 3 गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापक होता है डेसिबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हमारे ऑप्शन है ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए एक बार भारत के नक्शे को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। जो हमारे भारत में जो पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में होती है अरब सागर, और नीचे हमारा हिंद महासागर है जो दक्षिण दिशा में पड़ता है। ऊपर उत्तर दिशा में, जो उत्तर दिशा ऊपर की साइड में होती है, उधर हिमालय पर्वत है। तो जो हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो कुछ 2-4 नदियां ही ये हैं जो हमारे ऑप्शन में दी हुई हैं, ताप्ती, नर्मदा और ये सिंधु नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार क्वेश्चन जो बनता है नॉर्मली वो यही बनता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती हैं, और ताप्ती, नर्मदा और सिंधु अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। और कई बार ये भी आता है कि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है।
ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये अरब सागर में गिरती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन से बहुत सारे बन सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी यहाँ पे पूछी थी, वो थी सुवर्ण रेखा नदी। और बंगाल की खाड़ी हमारे देश के कौन सी दिशा में है? बांग्लादेश के नीचे की साइड में, यानी कि पूरब दिशा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? हमारे ऑप्शन है लेपीज, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या फिर जल प्रपात। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। जो बी आकार की घाटी है उसका निर्माण जो है वो नदी द्वारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अपखंडित, रेखीय, ग्रामीण या फिर नगरीय? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण। जो पूर्वा अधिवास है वो ग्रामीण में शामिल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? हमारे ऑप्शन है अरावली, अल्पेशियन, यूराल या फिर किलिमंजारो। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। और ये 3 ज्वालामुखी विस्फोटों से इसका निर्माण हुआ है, किवी, माविंजो और सीरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है कच्छ तट, मुंबई तट, गोवा तट या फिर गंगा डेल्टा। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई तट। मुंबई तट पर एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? हमारे ऑप्शन है 70 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है? हमारे ऑप्शन है प्रायद्वीप पठार का, तिब्बत का, हिमालय का या फिर सान पठार का। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है यूप्लेक्टेला, काइटन, लीच या फिर इरकनस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूप्लेक्टा। क्या आंसर है हमारा? यूप्लेक्टा। तो देखिए अचल जीव का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो अचल जीव कौन से हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और हमारा उदाहरण है उसका यूप्लेक्टेला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? हमारे ऑप्शन है थार मरुस्थल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में या फिर झारखंड में। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। देखिए याद रखिएगा ये थारू जनजाति थोड़ी बहुत उत्तराखंड में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे फिट आंसर बैठता है वो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र बैठता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? हमारे ऑप्शन है लैंटाना, कैमारा, एरखोनिया क्रॉसपिस या जलकुंभी, पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस या कांग्रेस घास, सिनोडोन डेक्टाइलोग या फिर दूब घास। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एरखोनिया क्रॉसपिस, जिसे कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में जलकुंभी कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? हमारे ऑप्शन हैं UNFPA, UNDP, UNESCO, यूनेस्को या WHO। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूनेस्को। क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसका फुल फॉर्म है यूनेस्को। तो देखिए ये वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है। इसमें एक MAB प्रोग्राम चलता है, याद रखिएगा कौन सा प्रोग्राम बताया मैंने?
MAB प्रोग्राम। MAB प्रोग्राम यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल है इसकी, जिसे 1971 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के बीच के बेहतर संबंध को वैज्ञानिक आधार देना है और वैज्ञानिक और अनुसंधान शिक्षा के जरिए जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी हमें इसका उपयोग करना, सतत विकास भी इसका है। सतत विकास एक चीज़ होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट अवधारणा है कि हमें विकास ऐसा करना है जिससे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुँचे। कुछ लोग होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि ये लोग विकास विरोधी हैं। तो देखिए, सतत विकास अवधारणा एक है जो यूनेस्को की MAB प्रोग्रामों का आधार है कि विकास हमें ऐसा चाहिए जो हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें, वरना हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी पृथ्वी छोड़ के जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत ही बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम चलता है, जिसमें 130 देशों से अधिक देशों में सैकड़ों साइट्स बायोस्फीयर रिजर्व की हैं। हमारे भारत में भी 78 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 को यूनेस्को के MAB प्रोग्रामों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुए हैं, जिसमें मेन नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और हाल ही में 2025 में जो शामिल इसमें हुआ है वो कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये प्रोग्राम पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। हमारे ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक घटक है और ये जो है मेघ बीजन के लिए उपयुक्त है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके लिए उपयोग में आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोडीजल तैयार किया जाता है। हमारे ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या फिर यूकेलिप्टिस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? हमारे ऑप्शन है पंपास, डाउन्स, कंपास या फिर प्रेरीज। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंपास। कंपास एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं बल्कि एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। हमारे ऑप्शन है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एशिया। और एशिया में भी जो सबसे ज़्यादा मेन हमारा देश भारत और चाइना, 2 देश ऐसे हैं जो पूरी एशिया की जनसंख्या के लिए ही जिम्मेदार हैं। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण का असर भी हम ही लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है और प्राकृतिक संसाधन को सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहीं पे पहुँच रहा है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव सबसे ज़्यादा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजस्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? हमारे ऑप्शन है ATP, STP, BOD या फिर WPL। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन। BOD के द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायरस संक्रमण से होने वाले रोग हैं टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम या फिर मलेरिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जुकाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। तो देखिए, वैसे तो सारे के सारे ही ये जो कारक हैं वो सब प्रभावित करते हैं कृषि को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भारत में प्रभावित करता है वो है हमारा वृष्टि या फिर वर्षा। और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर मानसून
से होती है। मानसून वर्षा यहाँ की कहलाती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी तल पर एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची हुई है? हमारा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका है 1 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। पृथ्वी में दूसरी ओर 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम कहते हैं। तो ये 180 डिग्री जो यामोत्तर पर खींची हुई रेखा है, 180 डिग्री देशांतर इसे कहते हैं, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और ये रेखाएं पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेनडियर किस प्रदेश में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, मानसून गर्म मरुस्थल या फिर टेंगा। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक और बायोटिक घटक, समुद्र तट के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या फिर कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एबायोटिक और बायोटिक घटक, जैविक और अजैविक घटक पर्यावरण की परिभाषा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 16 सितंबर को हर वर्ष पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? हमारे ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंदौली। चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के ही चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। तो हमारा ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे देता है। तो स्तनधारी चमगादड़ क्यों है? क्योंकि वो बच्चे देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन और वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या फिर उर्वरक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वन और वन्य उत्पाद से संबंधित है सिल्वीकल्चर। और भी कई तरह की कृषि होती हैं जिनका जिक्र मेरी पुरानी वीडियो में है, तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेघालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खाद्य चक्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन हैं व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन। तो हमारे इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्रीय भ्रमण। तो देखिए पर्यावरण जागरूकता का सृजन बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात, न केवल एग्जाम के लिए बल्कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बात है
कि पर्यावरण जागरूकता किस तरह से हो सकती है, ना कि व्याख्यान के द्वारा, ना कि समूह वार्तालाप के द्वारा, ना कि केवल अध्ययन के द्वारा, और ना कि मतलब किसी शिक्षण के द्वारा। ये केवल हो सकता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, जब हम घूमते हैं और देखते हैं, अवलोकन करते हैं, और तभी हम बाकी सब तरीके अपनाकर पर्यावरण जागरूकता का सृजन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इसीलिए वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेसिबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। तो लगभग सभी कारण इसके हैं, लेकिन जो सबसे सुटेबल इनमें यहाँ पर लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नगरीकरण। अब चलते हैं, अब हम लास्ट क्वेश्चन पर अपनी आ चुके हैं। ये अब मैंने इन सारी वीडियो पर लगभग अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो एक बार इन सभी वीडियो को दोबारा सुने, पुनः सुने, और मैं आशा करती हूँ कि पर्यावरण ऑप्शन के लिए, आपके टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज ये मैंने करी है। बहुत रिसर्च के बाद ये सारी वीडियो तैयार करी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो सुनी। मैं जल्दी ही मैथ्स की और बाकी वीडियो लेकर आती हूँ, और बाकी कोई सुझाव आप लोग देना चाहें तो आपका सुझाव आमंत्रित है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।